सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नियमित सुबह 5 बजे आपको मिलता है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है, इस समय हम अंबेडकर संदेश के तहत आपको लेकर चले हैं 1932 में। 1932 में, यानी कि उस दौर में जहां पर पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि तैयार हुई। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड में अस्पृश्यों को मिले पृथक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र के विरोध में, यानी कि जो अस्पृश्यों को अधिकार मिला उसको छीनने के उद्देश्य से यहाँ पर आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को शुरू कर दिया। आमरण अनशन एक तरफ महात्मा गांधी शुरू करते हैं और दूसरी तरफ इस देश के, भारत देश के अंदर जो उस समय लीडर्स थे, खासकर जो धार्मिक नेता थे, और बाबा साहब एक उसी दौरान सार्वजनिक बयान भी जारी करते हैं। वो सार्वजनिक बयान देखकर उन सभी नेताओं में खलबली मच जाती है और साथ ही साथ महात्मा गांधी के प्राणों की बाजी लगाने का जो घोषणा थी, प्रतिज्ञा थी, उसको लेकर यहाँ पर उन लीडर्स की तरफ से एक मीटिंग बुलाई जाती है 19 सितंबर 1932 को। और उस मीटिंग में बाबा साहब और पंडित मदन मोहन मालवीय मुख्य तौर पर ये अपनी बात को रखते हैं। तो बाबा साहब स्पष्ट संदेश देते हैं कि हम अस्पृश्यों को मिले हुए अधिकार किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। एक और बात स्पष्ट तौर पर बाबा साहब कहते हैं कि हम किसी भी अस्पृश्य नेता से बात नहीं करेंगे। इस संबंध में बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी से होगी, मिस्टर गांधी से होगी, ये बात बाबा साहब कहते हैं। नहीं लगी और वो धमकी भरे पत्र भी लिखने लगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब एक नई कार्य योजना रखते हैं। महात्मा गांधी ने कोई नई कार्य योजना नहीं रखी, बजाय इसके कि कम्युनल अवार्ड में जो अस्पृश्यों को अधिकार मिले उन्हें छीनने के अलावा कोई नई कार्य योजना नहीं रखी समाज के सामने। लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि महात्मा गांधी की प्राण बचें, लेकिन इस शर्त में नहीं कि अस्पृश्यों को मिले हुए अधिकार छीने जाएं। और इसलिए बाबा साहब यहाँ पर अपनी कार्य योजना रखते हैं और उसमें भी अस्पृश्यों के लिए अधिकारों की बात होती है। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में यही संपूर्ण व्याख्या लेकर हम उपस्थित हैं, हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में। कोई भी एक शब्द इधर से उधर नहीं है, सीधे हम लेकर चल रहे हैं बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं। सामान्य साथियों, एक बात हम जरूर कह दें वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो को धैर्य के साथ आप वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। और आप इस समय देख रहे हैं पूना पैक्ट की जो पृष्ठभूमि है किस तरह से तैयार हो रही है और किस तरह का देश के अंदर माहौल तैयार किया गया बाबा साहब के लिए, ये चीज़ आज महसूस करें आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। हमेशा की भांति एक बार पुनः ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब जो स्पीच देते हैं, एक और मीटिंग यहाँ पर बुलाई जाती है, उसमें स्पीच देते हैं, तो आज का विषय यहाँ पर खुलकर सामने आएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से 16वां भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। पेज नंबर 337 से 341। इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछे जाएंगे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनका देना होगा आपको जवाब, जिससे क्लियर होगा कि आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश पूरा वाच करते हैं या नहीं। हमें आप पर पूरा भरोसा है सामान्य साथियों, क्योंकि आप समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष को, और इसलिए निश्चित रूप से आप धैर्य के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। तो आइए हम सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के
उस कोटेशन की तरफ, उस कथन की तरफ जो बाबा साहब ने जारी किया, अंग्रेजी में लिखा गया था वो बयान, सार्वजनिक बयान जो हिंदी अखबारों में, मतलब अखबारों में प्रकाशित किया गया, उसका हिंदी अनुवाद के रूप में हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि उस दिन बैरिस्टर जयकर की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को सुबह 10 बजे बिरला हाउस में बुलाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर सोलंकी के साथ गए भी थे। बिरला हाउस में बैरिस्टर जयकर, तेज बहादुर सप्रू और पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिस्टर गांधी की नई योजना पर चर्चा हुई। इस नई योजना के आधार से केवल सुलह सफाई के तौर पर एक तात्कालिक योजना बनाना तय हुआ था। दोपहर ठीक 12 बजे दूसरे दिन के काम की शुरुआत हुई, लेकिन आज विशेष चर्चा किए बगैर एक छोटी सी कमेटी का गठन कर समझौते के निर्णय तैयार करने की बात पहले से तय की गई थी। पहले पुणे होकर आए प्रतिनिधिमंडल के सर चुन्नीलाल मेहता ने मिस्टर गांधी का समझौते से संबंधित नया निर्णय बैठक में सबके सामने रखा। आज बैठक में सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जयकर आदि लोग उपस्थित थे। अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने सभा की शुरुआत करने से पहले सबको बताया कि ये जरूरी है कि सभा का काम संक्षेप में हो, इसीलिए बेवजह चर्चा को टालकर आगे की कार्रवाई के लिए एक छोटी सी समिति का गठन करना होगा। उसके बाद चुन्नीलाल जी ने मिस्टर गांधी का कहना क्या है ये बताया। पहला बिंदु बताया कि मिस्टर गांधी अस्पृश्यों को पृथक चुनाव क्षेत्र देने के विरोध में है। आप समझ सकते हैं, कम्युनल अवार्ड में जो पृथक चुनाव क्षेत्र मिला, जिससे अस्पृश्यों को दिन दुना रात चौगुना प्रगति हो सकती थी, राजनीति में प्रस्थापित हो सकते थे, उस अधिकार को छीनने की बात यहाँ पर पहले नंबर पे महात्मा गांधी ने रख दी मेरे साथियों। दूसरा, उन्होंने लिखा कि साथ ही संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित जगहों की योजना के लिए वे भी राजी नहीं हैं। फिर भी मुंबई में हुई अखिल भारतीय हिंदू परिषद में आरक्षित जगहों के बारे में अगर पहले से तय की गई कुछ बातों के साथ अगर निर्णय तैयार किया जाए तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकेगा कि उसे उनकी मान्यता होगी। अगर कोई समझौता हुआ तो शायद वे उसे अपनी सहमति देंगे। शायद लगा हुआ है सम्मानित साथियों। समझिए किस तरह की भाषा शैली और किस तरह से यहाँ पर दबाव में लेने की कोशिश बाबा साहब को किया जा रहा। लेकिन आप देखेंगे भी किस निर्भीकता के साथ बाबा साहब अपनी बात को रखते हैं। बाबा साहब यहाँ तक कह देते मेरी जान चली जाए, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन हम अस्पृश्यों के अधिकारों को, जो मिले हुए अधिकार हैं, इनको खोने की स्थिति में नहीं है। ये निर्भीकता दिखाते हैं बाबा साहब, और यही कारण है कि आज हमारा बहुजन समाज, अस्पृश्य समाज, पिछड़ा समाज जो प्रगति के रास्ते पर है मेरे साथियों, बाबा साहब की यही निर्भीकता थी। इसी निर्भीकता की बदौलत आज हमारा समाज यहाँ पर सुरक्षित महसूस करता है। राजनीति में भी अपने नए आयाम प्रस्थापित कर रहा है हमारा समाज। और बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता भी स्थापित करने का कार्य इस बहुजन समाज ने किया है मेरे साथियों। ये बाबा साहब की ही निर्भीकता थी। बाबा साहब का त्याग और समर्पण बलिदान की बदौलत ये संभव हुआ मेरे सम्मानित साथियों। बाबा साहब आगे यहाँ पर क्या कुछ है हम आपको बता दें। लिखा है कि हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्हें की मान्यता होगी। अगर कोई समझौता हुआ तो उसे वे शायद भी अपनी सहमति देंगे। इस दौरान सर चुन्नीलाल ने आरक्षित जगहों के बारे में संतोषजनक तरीके से जानकारी नहीं दी, इसलिए सर सेटलबार्ड को बातों का स्पष्टीकरण देना पड़ा। यानी कि महात्मा गांधी से मिलकर आए चुन्नीलाल ने जो बात सही बतानी चाहिए थी वो सही बताने में नाकाम रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस बात को, और इसलिए यहाँ पर सेटलबार्ड को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। महात्मा गांधी की योजना के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उनका आज का भाषण बहुत ही उत्साहवर्धक और हृदय स्पर्शी हुआ। उन्होंने क्या कहा ये आपको धैर्य के साथ सुनना होगा मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं एक तुलना में बहुत ही विचित्र सी है, शांति की सुलह में सिर्फ मुझे अपने लोगों के आज के कठिन हालात में हो रही इस बातचीत में मेरी हालत अन्य सभी की न्यायपूर्ण अधिकारों की सुरक्षा के लिए खलनायक की भूमिका निभानी पड़ रही है। अपने इस न्यायपूर्ण और लोकहित के काम को करते हुए मुझे चाहे जितनी मुश्किलों का सामना ही क्यों न करना पड़े,
इतना ही नहीं, बाबा साहब कहते हैं अगर किसी ने पास ही के बिजली के खंभे में मुझे तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया तब भी मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। इतना दृढ़ संकल्प बाबा साहब का है मेरे साथियों। ये समर्पण, त्याग, बलिदान क्या आज तक भारत के इतिहास में किसी ने दिखाया है अस्पृश्यों के लिए, बहुजन समाज के लिए। और आज मिले हुए अधिकारों को बाबा साहब अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। हर कीमत पर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गए मेरे साथी। इसलिए हमें समझना होगा इस बात को कि आज वर्तमान परिस्थिति में बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त अधिकार, भारतीय संविधान, जिसको बदलने की बार बार कोशिश, बार बार बातचीत हो रही है, इस भारतीय संविधान के संरक्षण के लिए हमें भी अपने निश्चित रूप से इसी तरह के जोश और जुनून के साथ हमें अपने बाबा साहब के मार्ग पर डटना होगा, खड़े रहना होगा और संकल्प लेना होगा कि हम बाबा साहब के दिए गए संविधान की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और उसी संविधान की बदौलत, जिसके संविधान की बदौलत आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, उस समाज के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। सम्मानित साथियों, आज हमारे सामने जो सवाल उपस्थित हैं वे केवल भावनाओं के सहारे हल नहीं किए जा सकते, ये बात बाबा साहब कहते हैं। गुलामी में पिस रहे हमारे अनगिनत बंधुओं के न्याय अधिकारों के लिए कानूनी ढंग से हमें ये सवाल हल करना है। यहाँ केवल विवेक बुद्धि से काम नहीं चलेगा। मिस्टर गांधी की योजना पर सोचने विचारने के लिए कुछ अवधि तो अवश्य ही लगेगी। फिर भी मिस्टर गांधी को परिषद की ओर से एक प्रस्ताव तैयार कर 10 से 12 दिनों तक अनशन करने से रोकना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि एक सोचने विचारने के लिए भी हमें टाइम चाहिए और इसके लिए मिस्टर गांधी को अपना आमरण अनशन रोकना होगा 10 से 12 दिनों तक। इसी बीच पंडित मदन मोहन मालवीय का कहना है कि ये बात लगभग असंभव है, यानी कि वो आमरण अनशन रोकने के मूड में नहीं है। इस प्रकार पूरी तरह अलग निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं होने की बात कही। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र ना हो तो सुलह असंभव है, ये तब तक बाकी लोग भी समझ गए थे। इसीलिए साइमन कमीशन के सदस्य मेजर एटले ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट से जुड़ी मत पत्रिका में मुसलमान लोगों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र टालने के लिए प्राथमिक चुनावों की जो योजना बनाई थी उसी को मान्यता दी गई। उसके बाद अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दिए जाने के कारण अस्पृश्यों का जो नुकसान होने वाला था उसकी भरपाई के लिए कम्युनल अवार्ड से अधिक रियायतें मिलें। तभी सुलह होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कमेटी के सदस्यों को बताई और कमेटी के सदस्यों ने उस पर विचार करने का भरोसा दिलाया। बाबा साहब ने कहा यहाँ पर कि कम्युनल अवार्ड में जो रियायतें मिली हैं उससे ज़्यादा अगर रियायतें मिलती हैं तो हम पृथक चुनाव क्षेत्र छोड़ सकते हैं। ये बात संकेत कर दिया बाबा साहब हर कीमत पर चाहते हैं कि महात्मा गांधी का प्राण न जाए, वो आमरण अनशन खत्म कर दें। बाबा साहब अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके लोगों ने इस तरह का भ्रम फैलाया बाबा साहब के बारे में कि वो महात्मा गांधी के प्राण लेना चाहते हैं। राष्ट्रद्रोही घोषित किया गया बाबा साहब को। तो इस तरह की यहाँ चीज़ें हो रही थी। आगे आप देखेंगे आज के ही डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में तुरंत चर्चा के लिए मालवीय जी ने एक छोटी सी कमेटी की नियुक्ति के बारे में सुझाव रखा। उस कमेटी के सदस्यों के नाम भी परिषद को बताए। इस कमेटी में सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जयकर, पंडित मालवीय मथुरादास बसंत जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शामिल किया गया था। फिर तय हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी पूरी योजना लिखकर ले आएंगे और रात 9 बजे एक बार फिर कमेटी की बैठक बिरला हॉल में होगी। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर के सुझाव पसंद आ जाएं तो बुधवार की सुबह डॉक्टर अंबेडकर और कमेटी के सदस्य पुणे जाकर मिस्टर गांधी के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने दोपहर के कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। वह ये था कि डॉक्टर अंबेडकर को अपने साथ पहले ही से न ले जाते हुए कमेटी के सदस्य महात्मा जी के साथ बातचीत करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले कमेटी के लोग जाएंगे और महात्मा गांधी से मिलेंगे और उसके बाद महात्मा गांधी यदि चाहेंगे तो बाबा साहब को सीधे मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा। लिखा है और अगर महात्मा जी इच्छा प्रकट करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर को बुला लेंगे।
कमेटी द्वारा सोच विचार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने एक नई योजना तैयार की। वे और डॉक्टर सोलंकी रात 10 बजे बिरला हाउस गए और अपनी योजना उन्होंने कमेटी के आगे पेश की। दिन रात काम कर रहे थे बाबा साहब। सम्मानित साथियों, इस बात को महसूस कीजिए, दिन में मीटिंग होती है, शाम को योजना प्रस्तुत करनी होती है। शाम का 9 बजे का टाइम दिया, 10 बजे तक योजना तैयार कर बाबा साहब और डॉक्टर सोलंकी संयुक्त रूप से योजना तैयार करके और पहुंच जाते हैं बिरला हाउस में, जहां पर मीटिंग पूर्व निर्धारित थी। अपनी योजना उन्होंने कमेटी के आगे पेश की। कमेटी ने उसे मान्यता दी। कमेटी ने मान्यता दे दी। मेरे सम्मानित साथियों, क्या योजना प्रस्तुत की शानदार, ये जानना नहीं चाहेंगे क्या आप? निश्चित रूप से जानने के हार्दिक इच्छुक आप होंगे। आइए देखते हैं बाबा साहब ने कौन सी योजना प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर की नई योजना भाग 1। आपने अभी ऊपर देखा कि महात्मा गांधी ने कोई योजना तो विशेष प्रस्तुत नहीं की, लेकिन बाबा साहब ने योजनाएं प्रस्तुत की, और ऐसा नहीं, भाग 1 और भाग 2 के रूप में बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से। आइए देखते हैं कौन सी योजना बाबा साहब ने प्रस्तुत की, जिसे कमेटी ने देखते ही देखते स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी के पक्के निर्णय के बारे में पता चलने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जयकर और पंडित मालवीय जी की अनुमति से नई योजना तैयार की। इस योजना में मुख्यतः प्राथमिक चुनाव, बाद में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित जगहों की तरह चुनाव की योजना थी। ये अलग निर्वाचन क्षेत्र को कुछ नरम नाम दिया गया। इस योजना में अस्पृश्यों के लिए आगे बताए अनुसार जगह आरक्षित रखी जाएंगी, ये बात यहाँ पर लिखा गया। विधिमंडल की जगह किस तरह से होंगी? प्रांत मद्रास में नई जगह 30 होंगी अस्पृश्यों के लिए। कुल जगह 215, कुल जगह 215 में 30 रहेंगी नई जगह। पहले कितनी थी? 18 थी। मुंबई प्रांत में नई जगह 16 होंगी। पहले कितनी थी? 10 थी। टोटल 200 में। बंगाल में नई जगह 50 होनी चाहिए, बाबा साहब ने डिमांड कर दिया। कुल जगह 250 है। और अवार्ड जो कम्युनल अवार्ड में मिली थी वो 10 जगह मिली थी। पंजाब प्रांत में नई जगह 10 मिलनी चाहिए, पहले 9 थी। संयुक्त प्रांत में, जिसे हम यूपी कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस पहले कहा जाता था और अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है, नई जगह 40 होनी चाहिए, पहले 12 मिली थी कम्युनल अवार्ड में। बिहार प्रांत में, उड़ीसा में नई जगह 20 होनी चाहिए, बाबा साहब ने डिमांड किया 20 की। प्रांत मध्य प्रांत में नई जगह 20 होनी चाहिए, 10 की जगह। आसाम में नई जगह 11 होनी चाहिए, पहले 4 मिली थी कम्युनल अवार्ड में। इस तरह से बाबा साहब ने क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत कर दी मेरे साथियों। नई योजना के अनुसार अस्पृश्य समाज को कुल 197 जगह मिलनी है। 197 जगह मिलनी है। बाबा साहब ने ये 197 जगह की डिमांड कर दी मेरे साथियों। अब देखने वाली बात होगी कि इस योजना को महात्मा गांधी स्वीकार करते हैं या नहीं। क्रम से हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि हर डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको नियमित बात करना चाहिए। यदि आपने एक छोड़ दिया और एक बात किया तो आधे अधूरे ज्ञान से मिशन नहीं चलेगा, आंदोलन नहीं चलेगा। इसलिए हमें कंप्लीट सारे डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्रम से जरूर सुनना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। चुनावों को लेकर पहले 10 सालों में अस्पृश्यों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की ओर से अस्पृश्य उम्मीदवारों के प्राथमिक चुनाव होंगे। इन प्राथमिक चुनावों में जो 2 उम्मीदवार पहले स्थान पर चुनकर आएंगे वे ही आम चुनावों में उम्मीदवार बनेंगे, यानी कि चुनाव 2 चरणों में होगा। 10 सालों के बाद प्राथमिक चुनावों का ये तरीका खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित जगह आदि चुनाव की पद्धतियों के बारे में सोचा जाएगा। यानी कि जो कम्युनल अवार्ड में पृथक चुनाव क्षेत्र की बात कही गई थी, कुछ वैसा ही मिलता जुलता योजना बाबा साहब ने प्रस्तुत की
और पहले 10 साल लिमिटेशन कर दिया यहाँ पर 10 साल के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए, बाबा साहब कहते हैं कि आरक्षित जगह और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, इसमें 10 साल की कोई पाबंदी अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं लगाई गई। आगे क्या होगा वो हम जरूर आपको बताएंगे। इस योजना को 20 वर्षों तक जारी रखते हुए अस्पृश्यों के मतानुसार आगे किन शर्तों पर और नीतियों के आधार से प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस बारे में निर्णय किया जाएगा। यानी कि आरक्षित, जो राजनीति में आरक्षित जगह है, यहाँ पर 20 साल का समय अवधि दिया गया और उसके बाद उसका एक तरह से समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उम्र की कसौटी पर खरे उतरने वाले हर अस्पृश्य को अपना मत देने का अधिकार होगा। यानी कि एक बार जो नई योजना बाबा साहब रखते हैं, वो सभी बिंदु यहाँ पर जो कम्युनल अवार्ड से अछूते रह गए थे, वो भी पॉइंट यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। हालांकि मतदान का अधिकार कम्युनल अवार्ड में भी मिल चुका था। प्रांतिक तथा केंद्रीय विधिमंडल के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या पर आधारित होनी चाहिए। बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जो केंद्रीय विधिमंडल है या प्रांतीय है, उसमें जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। यानी कि उचित प्रतिनिधित्व की बात बाबा साहब ने यहाँ पर कर दी। मेरे साथियों, जितनी जिसकी जनसंख्या हो उतनी उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये बात बाबा साहब कहते हैं। और आगे चलकर मानवर कांशीराम साहब ने इसी को नारे के रूप में इस्तेमाल किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये इसी आधार पे कहा गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर मानवर कांशीराम साहब ने अपना क्रांतिकारी कदम बढ़ाया और राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने परचम लहराया। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश में उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। सम्मानित साथियों, भाग 2, सभी प्रांतों के अस्पृश्य वर्ग को महापालिका, स्थानीय बोर्ड, पंचायती, स्कूल बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जितनी जिसकी जनसंख्या हो उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महापालिका, स्थानीय बोर्ड, पंचायती, स्कूल बोर्ड, सभी स्थानीय संस्थाओं में इस बात को हमें समझना होगा। स्थानीय, केंद्रीय व वरिष्ठ कचहरियों में जनसंख्या के अनुपात में और शिक्षक की तय योग्यता के अनुसार अस्पृश्य वर्ग के युवकों को नौकरियां मिलनी चाहिए। नौकरियों में आरक्षण की बात भी यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं बाबा साहब। और आपको ध्यान रखना चाहिए, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था, वो सारी बातें, ये जो सारी बातें यहाँ पर बाबा साहब कह रहे हैं, ये सारी बातें वहाँ पर बाबा साहब ने डिमांड किया था। और वहीं से चलकर आया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड पर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। अतः बाबा साहब को उसी कार्ययोजना को यानी कि नए रूप में प्रस्तुत करना पड़ा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जितना भी प्रतिनिधित्व आरक्षण की बात हुई, वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का देन है, ये हम कह सकते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन ना होता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ना होता, बाबा साहब को अपनी बात रखने का अवसर ना मिलता, तो कैसे आता कम्युनल अवार्ड और कैसे बात यहाँ तक बनती, कैसे यहाँ तक बात आती। इसलिए सम्मानित साथियों, हमें ध्यान रखना होगा इस बात को कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन से ये जितने भी अधिकार आज संपन्न हम लोग हैं, वो निश्चित रूप से इन गोलमेज सम्मेलनों की बहुत बड़ी भूमिका है। आगे लिखा है, बहिष्कृत वर्ग में शिक्षा का योग्य प्रसार हो, इसके लिए हर प्रांत में शिक्षा के लिए जो सरकारी ग्रांट दी जाती है, उसमें से अस्पृश्यों की लोक संख्या यानी कि जनसंख्या के अनुपात में योग्य हिस्सा दिया जाए। यानी कि जो बजट यहाँ जारी हो, उसमें शिक्षा पर मान लीजिए कि 22.5% लोग हैं यहाँ पर अस्पृश्य समाज के। अब हम वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति कह सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, उसके अनुपात में ग्रांट मिलनी चाहिए, ये बात बाबा साहब कहते हैं। कनाडा उपनिवेश में जिस तरह व्यवस्था की गई है,
एग्जाम्पल दे दिया। उसी के अनुसार शिक्षा, नौकरियां, सेहत आदि यानी कि स्वास्थ्य की बात भी बाबा साहब ने की है। आदि मसलों के बारे में स्पर्श समाज के साथ अगर न्याय न बरता जाए तो उन्हें गवर्नर या वायसराय के पास अर्जी देकर अपना न्यायपूर्ण अधिकार पाने का नया संवैधानिक अधिकार दिया जाए। इन सभी चीज़ों में अगर मान लीजिए लागू होने के बावजूद बाबा साहब कहते हैं न्याय न मिले, तो ये अधिकार मिलना चाहिए कि अस्पृश्य समाज, SC ST बहुजन समाज यहाँ पर अपना संवैधानिक अधिकार मिले। इसके लिए वो गवर्नर या वायसराय के पास अर्जी दे सकता है, इस तरह का अधिकार मिले। महात्मा गांधी से मुलाकात कैसे होती है बाबा साहब की, हम जरूर बताएंगे डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सोलंकी अपनी उपयुक्त योजना लेकर बिरला हाउस गए। आपकी दी हुई ये योजना लेकर हम अभी तुरंत पुणे जा रहे हैं और महात्मा जी को हम ये योजना दिखाएंगे। महात्मा जी को अगर ठीक लगी और अगर उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जताई तो हम आपको बुला लेंगे, कहकर वे सब रात की आखिरी ट्रेन पकड़कर पुणे के लिए रवाना हो गए। रातों रात यहाँ काम हो रहा है। रात में 10 बजे योजना प्रस्तुत की बाबा साहब डॉक्टर सोलंकी ने। उस योजना को लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय और उनके साथीगण पुणे रवाना हो जाते हैं। मिस्टर गांधी और मुंबई से आए प्रतिनिधियों की बुधवार के दिन सुबह मुलाकात हुई। तब महात्मा जी ने डॉक्टर अंबेडकर से आमने सामने मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की। कार्य योजना देखकर महात्मा गांधी प्रभावित हुए और उन्होंने बाबा साहब को बुला लिया मेरे साथियों। और उसके अनुसार दोपहर 1:30 बजे बिरला हाउस से दामोदर हॉल में टेलीफोन कर डॉक्टर अंबेडकर को बताया गया कि महात्मा गांधी ने आपको तुरंत पुणे बुलाया है। जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब भेजा कि वे गुरुवार की सुबह पुणे पहुंच रहे हैं। गुरुवार की सुबह यानी कि बुधवार को नहीं, अगले दिन। तुरंत बुलाने की बात हुई, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आज तो हम आने में असमर्थ हैं, कल सुबह हम पहुंचेंगे पुणे। इसके साथ ही अन्य किसी भी अस्पृश्य नेता से मैं बातचीत नहीं करूंगा, सिर्फ मिस्टर गांधी से ही बात करूंगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। इससे पहले भी बाबा साहब एक बार स्पष्ट कर चुके थे, क्योंकि बाबा साहब को मालूम है किस तरह सिल्वर बुलेट के सहारे अस्पृश्य नेताओं को आगे खड़ा कर दिया जाता है और इससे समाज में गलत संदेश प्रसारित किया जाता है। तो इसलिए बाबा साहब पहले से ही चौकन्ने थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम बात करेंगे तो सीधे मिस्टर गांधी से बात करेंगे। और इस तरह से बुधवार की रात में 12 बजे की गाड़ी से डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सोलंकी मिस्टर गांधी जी से बातचीत करने के लिए पुणे रवाना हुए। रात के 12 बजे, जिस समय हम सब सो रहे होते हैं मेरे साथियों, जिस समय बहुजन समाज, अस्पृश्य समाज सो रहा था गहरी नींद में, उस समय बाबा साहब दिन रात एक करके जाग कर अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। त्याग बलिदान का ये नमूना पूरे विश्व में एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। सम्मानित साथियों, साथ में थे डॉक्टर सोलंकी। मिस्टर गांधी जी से रात के 12 बजे मिलने पहुंच जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के सभी प्रांतीय अस्पृश्य नेताओं को तार भेजकर तुरंत बुला लिया। मद्रास के सुप्रसिद्ध नेता राव बहादुर श्रीनिवासन पहले दिन मुंबई आए और उसी समय मद्रास मेल पकड़कर पुणे रवाना हुए। आपको ध्यान होगा, राव बहादुर श्रीनिवासन ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। वहाँ पर उनके साथी श्री शिवतरकर भी गए। पुणे करार की बातचीत के दौरान बाबा साहब ने जो रुख अपनाया था, उसके कारण देश भर में उनके बारे में वातावरण कलुषित हुआ। उनके नाम धमकी भरे खत लिखे जाने लगे। उनमें से एक खत गुजराती भाषा में था। उस खत को 1 अक्टूबर 1932 को जनता अखबार के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित किया गया। खत में क्या कुछ लिखा था, हम अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आपने बाबा साहब के सारे संबोधन को सुना है मेरे साथियों। बाबा साहब ने जो सार्वजनिक बयान दिया उसको भी आपने सुना है, समझा है मेरे साथियों। ऐसा कोई भी आपत्तिजनक बातचीत बाबा साहब ने नहीं की। ऐसा कहीं पर नहीं बोला जिससे कि महात्मा गांधी के प्राणों की रक्षा ना हो। हर संभव प्रयास बाबा साहब दिन रात एक मेहनत करके जो योजना महात्मा गांधी प्रस्तुत नहीं कर सके, वो योजना
कुछ ही घंटों में बाबा साहब ने तैयार करके यहाँ प्रस्तुत कर दी। कमेटी ने स्वीकार भी कर लिया। बावजूद इसके बाबा साहब के बारे में देश भर में दुष्प्रचार किया गया, धमकी भरे खत लिखे गए, देशद्रोही करार दिया गया बाबा साहब को। यानी कि किस तरह से माहौल खराब किया जाता है, ये यहाँ पर यहाँ के जो मीडिया है, जो अपने आप को देशभक्त कहती है, उस मीडिया पर आप देख सकते हैं उसका स्वभाव किस तरह का था। ये काला चिट्ठा उस मीडिया का और उस समय के इस तरह के दुष्प्रचार करने वाले लोगों का आपके सामने है सामान्य साथियों। इन परिस्थितियों में बाबा साहब काम कर रहे थे दिन रात। हमें समझना होगा इस बात को। और हम आपको बता दें, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज यहाँ पे समाप्त होता है। हम रोकते हैं क्योंकि ये खत जो बाबा साहब के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अखबार में प्रकाशित हुआ, जो गुजरात से एक खत लिखा गया, वो 1 अक्टूबर 1932 को जनता अखबार में प्रकाशित हुआ। तो यहीं पर देना उचित रहेगा, लेकिन चूंकि अंबेडकर संदेश लंबा हो रहा था और ऐसे में हम अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोक रहे हैं। अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताएंगे सामान्य साथियों। आज का पहला प्रश्न, सभी प्रांतों के एक्सप्रेस वर्ग को किस अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले, ये बाबा साहब ने डिमांड किया। किस अनुपात में, इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। आपने ध्यान से समझा, इसलिए आपके लिए बस 2 ही शब्दों में आप आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसके पास एक्सप्रेसों को अर्जी देकर अपना न्यायपूर्ण अधिकार पाने का नया संवैधानिक अधिकार की मांग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 प्रश्न हमने आपके सामने रखे। दोनों में से किसी एक का भी अगर उत्तर आप देते हैं तो इससे निश्चिंत हम हो जाएंगे कि आपने अंबेडकर संदेश अंत तक बात किया है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार हो जो भारत के अंदर सभी बुद्धिजीवी एकत्र हों और वो बुद्धिजीवी एकत्र होकर यहाँ पर विचार करें। जो समाज पर शोषण अत्याचार समय समय पर होता रहता है, उस बारे में कारगर एक रणनीति बनाए, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप यहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई दिल्ली ने ये बीड़ा उठाया और ये वैचारिकी सेंटर सारनाथ वाराणसी में निर्माणाधीन है। सामान्य साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि ये जल्द ही बनकर तैयार हो तो अमूल्य योगदान जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली। प्रेरणा स्रोत आप ही हैं और साथ ही साथ इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।